हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल के इंग्लिश को कवर करेंगे दोस्तों। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो क्लास होगी ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। ये आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपकी इंग्लिश को लेकर के, उसको बिल्ड करेगी। यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेंगे कि किस तरह से इंग्लिश सीखी जाती है। असल में आपका जो है यूट्यूब के ऊपर जो पागल बनाया जाता है ना, कि ये सीधा आय और नाउन को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए आप कभी भी इंग्लिश में अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि आप उस टाइम पर कुछ एरर निकालने तो सीख जाते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंग्लिश को लेकर के कि किस तरह से हम इफेक्टिवली तरीके से और ज्यादा अच्छे से इंग्लिश को सीख सकते हैं, वो वहां पर मिसिंग होता है। क्योंकि क्या होता है ना, शॉर्ट चाहिए सबको तुरंत चाहिए। तो यहां पर आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा, ताकि आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सको। तो चलिए आज उसी के क्रम में, उसी डायरेक्शन में हम अपना कदम बढ़ाने जा रहे हैं और सीखेंगे इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा एक कंसेप्चुअली मेथड से, जो रियल मेथड होता है इंग्लिश को समझने का। चलिए आज हम आपके सामने लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो आपके जो भ्रम है उनको तोड़ेगा। देखिए 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये 5 ही टाइप के सेंटेंस होते हैं। इनको कई बार 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर लिया जाता है, लेकिन वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अभी आप ये समझिए कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरे टाइप की बात करें तो इंट्रोगेटिव, तीसरे टाइप की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ टाइप की बात करें तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और 5वीं की बात करें तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ये 5 टाइप के सेंटेंस आपको समझने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। बच्चे असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, वो किसी स्टेटमेंट को दिखाता है, यानी कि असर्ट का मतलब होता है कुछ बोलना या कहना। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए जिसमें कुछ बात कही गई, तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जिनके अंदर आपको यस नो में जवाब देकर काम खत्म हो जाता है, और एक वो होते हैं जिनमें पूरी डिटेल में आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे कि यस नो वाले का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलूं डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो, तो आप यस या नो में इसका जवाब दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं व्हाई डू यू लाइक मी, आप मुझे पसंद क्यों करते हो, तो यहां पर आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते। यहां पर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप मुझे पसंद क्यों करते हो। तो ये 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो यस नो वाले होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि डू यू लाइक मी, तो ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो आपने कहा यस या नो में आप जवाब दे दोगे। अब यहां पर आपने देखा होगा कि यस नो वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो डिटेल में आपको आंसर देना पड़ेगा, जैसे कि व्हाई डू यू लाइक मी, आप मुझे मतलब पसंद क्यों करते हो, तो आप इसका जो जवाब दोगे वो डिटेल में दोगे। तो ये सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ ये वाई से स्टार्ट हुआ, व्हाई डू यू लाइक मी। तो आप समझ गए ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, यस नो वाले और डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले। आगे की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि अचानक से अगर आप कोई दुख वाली बात सुने तो आपके मुंह से दुख वाले शब्द निकलते हैं। एलास इंग्लिश में एक शब्द है। एलास जो शब्द है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी कि जब भी कोई दुख की बात हो तो ये एलास वर्ड यूज करते हैं। या बहुत ज्यादा खुशी हो तो हुर्रे, खुशी को प्रतीत करता है। तो ये हुर्रे, एलास, ये जो शब्द होते हैं ये दुख और सुख को दिखाते हैं, और ये सडन एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, यानी अचानक से जो आप एक्सप्रेस करो, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली जो चीज आप अचानक से एक्सप्रेस कर दो, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डाल देते हैं। ठीक है ना। तो इनको हमेशा याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें अचानक से सरप्राइज हो, अचानक से आप सरप्राइज हो जाओ, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डाल देते हैं। ठीक है। जो 4th टाइप का जो सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, मोरल ड्यूटी और आपके कमांड्स ये सब होते हैं ना, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, यहां पर इंपेरेटिव को कैसे याद रखोगे, देखो इंपेरेटिव में पैरेट शब्द आ रहा है, इंपेरेटिव पैरेट।
तो पैरट से याद रखना कि पैरट आपका कमांड सुनेगा, आपकी रिक्वेस्ट सुनेगा, आपके सजेशन सुनेगा, आपकी मोरल ड्यूटी सुनेगा, है ना। तो उससे याद रखना ऐसे जो इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं पैरट को। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, मोरल ड्यूटी और एडवाइस की बात हो तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस उसे हम कहते हैं। फिफ्थ टाइप की अगर बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको ब्लेसिंग, विशेस और ग्रीटिंग की बात हो, यानी कि दुआएं जो हम देते हैं दूसरों को, है ना, दूसरों को हम ग्रीटिंग विश करते हैं, उसका कोई त्योहार विश कर देना या कोई एक तरह से किसी को ग्रीटिंग दे देना, है ना। तो वो सब चीजें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका सबसे जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा, सबसे बेहतर चीज ये है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस बताना है। मुझे यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको ये बताना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका प्रेडिकेट क्या है और उस सेंटेंस का टाइप क्या है। उसको जानने से पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट पूछूं तो सब्जेक्ट होता क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, व्हाट वी टॉक अबाउट और द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। जिस बारे में हम बात करते हैं या जो सेंटेंस का टॉपिक होता है वही सब्जेक्ट होता है। जिस बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ये और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट के बारे में जो जो बात हम करते हैं, सब्जेक्ट की जो डिटेल होती है, सब्जेक्ट के बारे में जो जो भी हमने बोला वो उसका प्रेडिकेट होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने हो, उस सेंटेंस में जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल होती है, जो उस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो होता है उसका प्रेडिकेट। ये समझ गए ना? व्हाट वी टॉक अबाउट इज सब्जेक्ट। जिस बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है ना। यहां पर देखिए इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। जो बच्चा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताएगा मैं समझूंगा कि उसको समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए द मैन सिटिंग इन द कार दैट वाज पार्क्ड देयर इज लाफिंग। यहां पर देखिए द मैन सिटिंग इन द कार दैट वाज पार्क्ड देयर इज लाफिंग। अच्छा, यहां पर यह बताइए कि हंस कौन रहा है? वो व्यक्ति जो उस कार में वहां पर बैठा है, पार्क्ड कार में बैठा है, वो हंस रहा है। अब एक बात बताइए, अच्छा प्रेडिकेट यहां पर क्या होगा? इज लाफिंग इज प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। और ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको सब्जेक्ट का पता करना है तो आप वर्ब से पूछ लो कि इज लाफिंग, ये वर्ब है ना, वर्ब से पूछ लो कि भाई कौन हंस रहा है, आप बताओ। तो वर्ब आपको जवाब देगी कि वो व्यक्ति जो बैठा है कार के अंदर, जो पार्क्ड कार है उसके अंदर जो बैठा है वो हंस रहा है। तो जो जवाब में आपको मिलेगा ना, वर्ब आपको जो जवाब देगी वो ही सब्जेक्ट होगा। वो ही क्या होगा? वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को जो भी सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच गया वो प्रेडिकेट होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पहचानना सीख लिया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि सर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों बार बार आपको बता रहा हूं। देखो बच्चे, जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे या एक्टिव पैसिव पढ़ोगे या एरर निकालना सीखोगे, तो वहां पे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो आप वर्ब कैसे यूज करोगे, है ना? आप आगे समझोगे कैसे, आप मुझे बताओ। तो यहां पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बेस को मजबूत करेगा और आपका बेस ही आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बेहतर बनाएगा। तो इसलिए बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट रूल्स और रेगुलेशन पढ़ना शुरू कर देते हो, वो गलत है। कभी नहीं सीख पाओगे, कहीं नहीं सीख पाओगे, मैं कह रहा हूं आपसे। आगे चलते तो समझ गए ना कि अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर द मैन सब्जेक्ट है। अरे मैन सब्जेक्ट थोड़ी है यहाँ पे, उसकी पूरी डिटेल बताओ ना कि हंस कौन रहा है। वो इंसान थोड़ी हंस रहा है, वो इंसान हंस रहा है जो पार्क्ड कार के अंदर बैठा हुआ है, वो इंसान हंस रहा है। तो पूरी डिटेल जो सब्जेक्ट के बारे में होती है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको और आपको यह बताना है कि इन सेंटेंसेस में क्या क्या बताना है। इन सेंटेंस का टाइप बताना है, सब्जेक्ट बताना है और इनका प्रेडिकेट बताना है। ये तीन चीजें आपको इस सेंटेंसेस में बतानी है। कि मुझे ये बताओ कि इन सेंटेंसेस के टाइप क्या है। ये पहला सेंटेंस देखिए ये कौन से टाइप का है, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, और फिर इनमें आपको सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट भी बताना है, ठीक है ना। तो देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, द कीव्स वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाय एन इनिंग एंड 30 रन्स। अच्छा यहां पर देखिए वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाय इनिंग एंड 30 रन्स, कौन जीता है? कीव्स जीते हैं। अब ये कीव्स कौन होते हैं? ये न्यूजीलैंड की टीम को कीव्स बोलते हैं। तो यहां पर द कीव्स जो है ना ये सब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया, द कीव्स। अच्छा ये जो बाकी का बचा ये प्रेडिकेट है। ये क्या है? प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे भाई, वर्ब से पूछ लो। वॉन
ये वाला जो पार्ट है ये वर्ब वाला पार्ट है। आपने वर्ब से पूछा कि कौन जीता है, जवाब में मिला कि उस जीत गए, तो जो जवाब में मिला वही सब्जेक्ट है। दूसरी बात, सब्जेक्ट से जो बच गया वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दिया, इस सेंटेंस का आप मुझे टाइप बताइए कि टाइप कौन सा है। तो देखिए, कीव्स क्या जीत गए, मैच को जीत गए, ये एक बात कही गई है, ये असर्ट किया गया है, कुछ कहा गया है। तो मैंने कहा कुछ कहने को, कुछ बताने को स्टेटमेंट बोलते हैं, और स्टेटमेंट हम कौन से सेंटेंस में बोलते हैं, असर्टिव में। तो अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस का टाइप है असर्टिव। कौन सा, असर्टिव। तो ये सेंटेंस का टाइप समझ के अगला देखिए, द रोड दैट वाज टुक टू नैनीताल वाज टू बिजी। यार क्या है बिजी, बिजी क्या है, क्या रोड बिजी है, या वो रोड जो नैनीताल तक गया है वो रोड बिजी है, ठीक है। पूरी बात कहो, अधूरी मत कहो। तो ये कहा वाज वर्ब वाला पार्ट है, वर्ब वाला पार्ट प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। और आपने पूछा वर्ब से कि क्या बिजी है, तो वर्ब ने आपको जवाब दिया कि द रोड दैट वाज टुक टू नैनीताल, वो रोड जो नैनीताल के लिए लिया गया वो बिजी है। तो ये जो वर्ब ने जो आपको जवाब दिया यही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, समझे ना। ठीक है, समझ गए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ गए ना। अब मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का टाइप क्या है, कि जो वो रोड नैनीताल के लिए गया वो बिजी है। तो ये किसी ने किसी को कुछ बात कही है, असर्ट किया है, असर्टिव है ना। तो ये सेंटेंस का टाइप क्या है, ये भी असर्टिव है, ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगला देखिए, विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट बी अनाउंस्ड। क्या इंटर स्कूल का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये सवाल पूछा गया है, तो सवाल जब पूछेंगे तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव है, इंटरोगेटिव है। देखो जब भी कोई सवाल पूछेगा तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये यस नो वाला है, डिटेल में पूछा गया। देखो इसने पूछा है विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट बी अनाउंस टुडे। क्या इंटर स्कूल का जो डिबेट है उसका क्या आज रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। हाँ यस किया जाएगा, यस। तो ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, देखो है ना। अच्छा अब यहाँ पर पूछो कि यहाँ पर मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो आप वर्ब से पूछो कि विल डिबेट बी अनाउंस टुडे। यहाँ पर देखिए अनाउंस्ड वर्ब है, तो हमने वर्ब से पूछा कि बताओ भाई अनाउंस क्या किया जाएगा। तो उसने बताया द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट। ये यहाँ से इसने जवाब दिया। हमने वर्ब से पूछा अनाउंस क्या किया जाएगा, तो उसने जवाब दिया कि जो रिजल्ट है इंटर स्कूल डिबेट का वो अनाउंस किया जाएगा। तो जो जवाब में मिलता है वही सब्जेक्ट होता है, जो जवाब में मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। यानी कि वर्ब से पूछ लो, वर्ब है ना वहाँ पे बताने के लिए, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, सीधा वर्ब से पूछ लो भाई सब्जेक्ट क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए विल और ये वाला पार्ट ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो पूरा पार्ट बचेगा उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये विल भी प्रेडिकेट के अंदर में आएगा और ये बी अनाउंस्ड भी प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सेंटेंस देखिए, इन सेंटेंसेस में बताइए इनका टाइप, इनका सब्जेक्ट और इनका प्रेडिकेट क्या है। देखिए द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब लिसन टू देम, लिसन टू देम। यहां पर देखिए लिसन एक वर्ब है, किसने किसकी बात सुनी। देखो द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब ने उनकी बात सुनी, तो ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा यहां पर कुछ बात कही जा रही है, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा, इसका टाइप क्या है, असर्टिव। अगला सेंटेंस देखो, मेकिंग सच मिस्टेक हैज बिकम हिज हैबिट। ऐसी गलतियां करना उसकी आदत बन गई है। तो हैज बिकम हिज हैबिट, क्या उसकी हैबिट बन गई है, ये वर्ब है। वर्ब वाले पार्ट से पूछो हैबिट क्या बन गई है, बोला मेकिंग सच मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक बनाना उसकी हैबिट हो गई है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, है ना। वर्ब से पूछा हमने तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इसका हम टाइप देख लेते हैं कि ऐसी मिस्टेक करना उसकी हैबिट हो गई, ये हम असर्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। कितना सिंपल है। आगे चलते हैं। सम न्यू कॉन्सेप्ट हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे। कुछ नए कॉन्सेप्ट टीचर के द्वारा हमें पढ़ाए जाएंगे आज। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको हैव बीन टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आप कहोगे। अच्छा एक बात बताइए और, सम न्यू कॉन्सेप्ट हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे। यहाँ पर सब्जेक्ट बताओ क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे बाय द टीचर, नहीं गलत है। अब यहाँ पर देखिए सम न्यू कॉन्सेप्ट, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपने वर्ब से पूछा हैव बीन टॉट टू अस, क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपने कहा कि भैया सम न्यू कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये जो पूरा पार्ट बच गया ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रेडिकेट बोलेंगे, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं इसको,
ठीक है ना। अच्छा टाइप बता दो भैया, असर्टिव है, कुछ बात बताई जा रही है, क्या है, असर्टिव है। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहां पर कुछ पेच है, मैंने कुछ यहां पर आपको फंसाने के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए, तो अगर आप इनका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उस लेवल के बच्चे हो और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, दो टाइप के बच्चे होते, एक बार में समझ जाते, कुछ को कई बार समझाना पड़ता है, लेकिन मैं बार बार समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए गॉड मे हेल्प यू और मे गॉड हेल्प यू, दोनों सेंटेंसेस में आप मुझे बताइए कि इनका मीनिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है और ये सही है कि गलत है, बताओ। पहला है गॉड मे हेल्प यू। अच्छा यहां पर देखिए गॉड मे हेल्प यू, इसका मतलब है भगवान आपकी सहायता कर भी सकते हैं, नहीं भी। यहां पर जो मे का यूज हुआ है ये है मॉडल, ठीक है, और ये मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी है, संभावना को दिखा रहा है, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी कि भगवान आपकी सहायता कर भी सकते हैं, नहीं भी। गॉड मे हेल्प यू, कर भी सकते हैं, नहीं भी। अच्छा यहां पर फुल स्टॉप लगा है तो ये असर्टिव सेंटेंस है, और कुछ बताया गया है, वैसे भी पता कर सकते हैं कि भैया कौन से टाइप है, तो असर्टिव सेंटेंस है। अब यहां पर एक बात बताइए, गॉड मे हेल्प यू, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन आपकी सहायता कर सकता है, गॉड। गॉड यहां पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का भी पता लग गया, और जो बाकी का हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा, समझ गए ना। आगे चलते हैं, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अच्छा मे जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा सर आप तो बता रहे थे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है, अभी बताऊंगा, एडवांस चीजें बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बस समझिए। अभी सेंटेंस में टाइप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना सीखे, आगे चल के ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये जो पंक्चुएशन होती है कहाँ कहाँ पे यूज होती है, किन सेंटेंस में यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो सब बता दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे बताइए कि ये लिखा है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। आप किसी से मतलब आप ये एक तरह से आप प्रेयर कर रहे हो, और प्रेयर जो की जाती है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में की जाती है। देखो ब्लेसिंग्स होती है, जो प्रेयर्स होती है, जो ग्रीटिंग्स होते हैं, ये सब जो विशेस होती है, ये हम किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो मे गॉड हेल्प यू जब भी मे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, उसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस से होता है, और वहां पर वो प्रेयर को दिखाता है, किसको, प्रेयर को। स्टार्टिंग में आएगा तो प्रेयर को दिखाएगा, और अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। मे यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। कि ऊपर वाले सेंटेंस का अगर मतलब देखें तो गॉड में हेल्प यू, गॉड आपकी हेल्प कर भी सकते हैं, नहीं भी। और अगले वाले सेंटेंस की देखें यहाँ पे तो मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, इसका मतलब ये। तो ये प्रेयर के लिए यूज होता है और ये पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए यूज होता है। दोनों में डिफरेंस है। आगे चलिए, अ म्यूजिक फेस्टिवल टू रेज फंड फॉर द विक्टिम विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ए म्यूजिकल फेस्टिवल टू रेज फंड, ये इसका पूरा सब्जेक्ट है। भैया आपने पूछा क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आपने कहा म्यूजिकल फेस्टिवल। अरे भैया म्यूजिकल फेस्टिवल में क्या, अरे भैया फंड रेज करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए म्यूजिकल फेस्टिवल किया जाएगा। तो पूरी डिटेल जो होती है ना, सब्जेक्ट को हमेशा पूरी डिटेल के साथ दो कि बताओ आप, उसने कहा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपने कहा क्या, उसने कहा म्यूजिक फेस्टिवल, मैंने कहा नहीं पूरा बताओ म्यूजिकल फेस्टिवल क्यों, उसने कहा म्यूजिकल फेस्टिवल टू रेज फंड, फंड रेज करने के लिए म्यूजिकल फेस्टिवल क्या किया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये पूरा जवाब ये है, जो पूरा जवाब मिल जाए वही सब्जेक्ट होता है, और बाकी का जो हिस्सा बचा वो प्रीडिकेट होगा। क्या होगा, प्रीडिकेट होगा। अच्छा इसका टाइप भी बता दो भैया, कुछ बात बताई जा रही है तो असर्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है ये, पहचानने में कोई दिक्कत। अच्छा अब इस सेंटेंस का जो भी मुझे सब्जेक्ट बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है, पूरी बेहतर नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तुम्हें मैं गारंटी करता हूं। डोंट लीव इमीडिएटली, इसका सब्जेक्ट बता दो। डोंट लीव इमीडिएटली, इसका सब्जेक्ट बता दो कि भाई ये बात किसको कही जा रही है कि भैया इमीडिएटली मत जाओ, तुरंत मत जाओ। अच्छा मैं बताऊं ना, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इसका सेंटेंस का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, यू इसका क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे, आगे समझाऊंगा। डोंट लीव इमीडिएटली इस सेंटेंस को याद रखना, अब आगे एक्सप्लेन करता हूं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू क्यों है। इसी बात को समझाने के लिए यह स्लाइड बनाई गई। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा यू होते हैं।
इंपेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। यू वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो वहां पर क्या होता है, छिपा होता है। जैसे मैंने कहा डोंट लीव इमीडिएटली, तो ये बात किसको कही, सुनने वाले को कही होगी। और सुनने वाला कौन होगा, सेकंड पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन के लिए केवल एक ही प्रोनाउन यूज होता है, वो होता है यू। तो इसलिए हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू कहा जाता है। और इसीलिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यू को इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट मानते हैं। ये बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, ऑर्डर ये सब होते हैं। उन सेंटेंसेस में आप देखिए ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन और मोरल ड्यूटी की बात होती है, कमांड की बात होती है। ऐसे सेंटेंस में ये बात हम किसको कह रहे होते हैं, जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, तो किसको देंगे, जो सामने सुन रहा होगा, लिसनर को देंगे। और लिसनर जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, यानी कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। तो लिसनर क्योंकि सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है, वो होता है यू। इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा सब्जेक्ट जो यूज करते हैं वो यू करते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी हम ऑर्डर, कमांड, सजेशन देंगे वो सुनने वाले को देंगे और सुनने वाला सेकंड पर्सन होगा और सेकंड पर्सन यू होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम यू को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। उसको हम कभी कभी क्या है ना, डोंट लीव इमीडिएटली, हमने बोल दिया किसी को, मैं जैसे आपको बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं डोंट लीव इमीडिएटली, तो इसमें मैंने यू तो नहीं कहा ना, यू डोंट लीव इमीडिएटली, क्योंकि आप मेरे सामने ही हो, इसलिए मैंने यू कहना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उसको मैंने महत्व नहीं दी। मैंने सीधा आपको बोल दिया कि डोंट लीव इमीडिएटली, तो आप समझ गए, दूसरा भी समझ गए ये बात किसको की जा रही है, यू को कही जा रही है, तुम्हें की जा रही है। तो इसलिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है, वो उसके अंदर इनबिल्ड होता है, वो अंडरस्टूड होता है, उसमें समझा जाता है कि वो उसके लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड पर्सन जो होता है यू हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। ये बात समझे ना, इस तरह कंसेप्चुअली आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, आई गारंटी यू। अगर समझाया है तो कमेंट कर देना, नहीं समझाया होगा मैं गारंटी करता हूं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बता दो कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे, यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, यहां पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंसेस में आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम इनका सब्जेक्ट जानना चाहेंगे तो इनको असर्टिव सेंटेंस में इनको बदल दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सब्जेक्ट आसानी से नहीं मिलता, तो इनका सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम इनको असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। अब इस सेंटेंस का मुझे सब्जेक्ट बताओ कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, कुछ कहेंगे व्हाट है, कुछ कहेंगे योर नेम। इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूं, असर्टिव सेंटेंस बना लेता हूं। जैसे मैंने कहा योर नेम इज मोहन, मैंने इसको असर्टिव सेंटेंस बना लिया। अब मुझे बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो इज से पहले, वर्ब से पहले जो आ गया वही सब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर नेम। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो ये एक ट्रिक है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, वहां पर हम उस सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं और तब हमें पता लग जाता है कि भैया इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ऊपर देखो, व्हेन द चीफ गेस्ट विल अराइव हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, कि चीफ गेस्ट कब आएंगे ये अनाउंस नहीं किया गया है। इस सेंटेंस का मुझे ये बताइए कि क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। देखो आप WH फैमिली देख करके आप ये सोचते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये इस सेंटेंस में कहा गया है कि भैया चीफ गेस्ट कब आएगा ये अभी अनाउंस नहीं किया गया, ये एक बात कही गई है, ये सवाल नहीं पूछा। सवाल तो वो होता है जिसका जवाब दिया जाए। आपने मेरे से पूछा कि सर चीफ गेस्ट कब आएंगे, तो मैंने कहा कि चीफ गेस्ट कब आएंगे ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये सवाल नहीं, ये मैंने आपसे पूछा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको असर्ट कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव। बच्चे बोलते हैं कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं, वैन को देख करके आप इंट्रोगेटिव मत बोलिए, इसका मतलब समझिए। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपको बताया जा रहा है कि जो अनाउंस नहीं किया गया है कि चीफ गेस्ट कब आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ना कि पूछ रहा हूं। तो बता रहा हूं तो असर्ट कर रहा हूं, असर्ट कर रहा हूं तो असर्टिव सेंटेंस है। अगला देखिए, व्हाट अ फैंटास्टिक सॉन्ग दिस इज, क्या बेहतरीन गाना है ये। अब यहां पर बताइए इस सेंटेंस का टाइप क्या है। इस सेंटेंस का टाइप है भैया एक्सक्लेमेटरी। क्या है, एक्सक्लेमेटरी। क्यों एक्सक्लेमेटरी,
क्योंकि व्हाट से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा जिसमें सडन एक्सप्रेशन को दिखाएं, भाई क्या गाना है तो सडन एक्सप्रेशन है, अचानक से मैं सरप्राइज हो गया देख के। तो जिस सेंटेंस में आप सरप्राइज हो जाओ कुछ देख करके सुन करके, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन दो आप, सडन एक्सप्रेशन दो सरप्राइज होकर, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हो कि व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ फैंटास्टिक सॉन्ग, क्या बेहतरीन गाना है, तो उस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया। अच्छा, व्हाट इज योर नेम, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो ये सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है। इसका क्या टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये वाला, क्योंकि मैंने सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपने देखा ना कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और WS से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये देखो ये भी WS से, ये भी WS से, ये भी WS से स्टार्ट हो रहा है, तो आपसे पूछे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप बोल देते हो कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो WS से स्टार्ट होते हैं। नहीं मेरे बच्चे, ये गलती मत करो। WS से तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट हो सकता है, असर्टिव भी स्टार्ट हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी स्टार्ट हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भी स्टार्ट हो। अब ऐसा मत समझो, उसका मतलब देखो कि भैया उसके अंदर अगर सडन एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर कोई अचानक से सरप्राइज हो गया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, अगर कोई सवाल पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव होगा, अगर कुछ बताया गया है तो असर्टिव होगा। ये वर्ड्स को रटो मत, ठीक है ना। तो आपको समझे होंगे ना कि भाई कैसे पढ़ी जाती है इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बच्चे याद रखना हमेशा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब भी कोई आपको इंट्रोगेटिव दिखाई दे तो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किससे पहले आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाए तो समझ लो इंट्रोगेटिव है, और अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी वर्ब। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां पर मैंने दो सेंटेंस दिए, आप बताओ कि क्या ये दोनों सेंटेंस सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, या एक गलत एक सही है, बताओ जल्दी से। टाइम देता हूं आपको, सोच लीजिए कि ये दो सेंटेंस मैंने जो आपको दिए हैं, हाउ टॉल दिस मैन इज, क्या ये सही है, और दूसरा हाउ टॉल इज दिस मैन, क्या ये सही है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, दिमाग लगाओ जरा, क्या गलती है इनमें। अच्छा चलो मैं बता देता हूं। अगर हम यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं तो हमारा मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, और यहां पर आप मुझे बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। पहले तो सब्जेक्ट बता दो कि हाउ टॉल दिस मैन इज, आपको पता नहीं लग रहा तो इसको असर्टिव में चेंज कर लो। दिस मैन इज टॉल, मैंने इसको असर्टिव में बदल लिया, तो यानी कि दिस मैन इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव में समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट क्या है तो असर्टिव बना लो। मैंने इसको असर्टिव बना लिया, दिस मैन इज टॉल, मैंने इसको असर्टिव बना लिया, तो दिस मैन हेल्पिंग वर्ब से इज से पहले आ गया तो ये दिस मैन सब्जेक्ट हो गया। यहां पर देखिए दिस मैन, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत माना जाएगा। इसका मतलब ये इज जो है ये यहां पर आना चाहिए था, टॉल के बाद और दिस मैन से पहले। यानी कि इसको हमें कैसे लिखना था, हाउ टॉल इज दिस मैन, हाउ टॉल इज दिस मैन एंड देन क्वेश्चन मार्क। हाउ टॉल इज दिस मैन, कितना लंबा आदमी है ये, मतलब ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये सवाल है कि कितना लंबा आदमी है, ये पूछा जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा। हाउ टॉल इज दिस मैन, ये पूछा जा रहा है कि ये इंसान कितना लंबा है, मुझे बताओ, मुझे लिखना है, ये 5 फीट का है, 6 फीट का है, कितना है, तो ये पूछा जा रहा है। अगर सवाल पूछा जाए तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कि हाउ टॉल इज दिस मैन, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को आना चाहिए था। तो इसको, इस सेंटेंस को हमें कैसे लिखना चाहिए था, इसको हमें बोलना चाहिए था हाउ टॉल दिस मैन इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका मतलब कितना लंबा आदमी है ये सवाल नहीं पूछा गया, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, सडन एक्सप्रेशन है। हम ये देख के मतलब एक तरह से हम एक तरह से सरप्राइज हो गए कि कितना लंबा आदमी है ये। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कितना लंबा आदमी है ये हम पूरा मतलब हम चौंक गए देखकर, हम सरप्राइज हो गए। तो ये जो हाउ टॉल इज दिस मैन, ये सवाल नहीं है, ये सरप्राइज हो गए, सडन एक्सप्रेशन है। इसीलिए यहां पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। जब भी हम सरप्राइज हो जाए तो ये वाला मार्क लगा देते हैं और इसके अंदर टोन बदल जाती है। जैसे मैं पूछूं कितना लंबा आदमी है ये, तुम बताओगे 5 फीट का, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर मैं बोलूं कितना लंबा आदमी है ये, मैंने टोन चेंज कर दी, अब ये एक्सक्लेमेटरी बन गया। तो पहले जो इंट्रोगेटिव है था वो टोन बदलने पे एक्सक्लेमेटरी हो गया, और टोन बदलते ही साइन बदल जाते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और अगर सवाल ना पूछ करके मैं
टोन बदल दूं अपनी और ये बोल दूं कि यार कितना लंबा आदमी है ये, सवाल मतलब एक तरह से एक्सप्रेस कर दूं, सडन एक्सप्रेस, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेंगे, है ना। जहां पर मैं एक तरह से सरप्राइज होकर बोलूं तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, और जहां पर सवाल पूछूं वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है। समझ गए तो लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं गारंटी करता हूं कि पूरे यूट्यूब पे इस तरह कंसेप्चुअली आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। यहां पर देखिए, अब पंक्चुएशन मार्क देख लेते हैं भैया। देखिए 3 चीजों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। असर्टिव में हमेशा फुल स्टॉप यूज होगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज होगा, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा। इन तीनों का तो कंफर्म है, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंफ्यूज कौन कर से, देखो इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर कभी फुल स्टॉप यूज होता है तो कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हो जाता है, कर लेते हैं। अच्छा कब होगा, देखिए सिंपल इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, लेकिन जहां पर हमें कोई क्विकनेस को दिखाना हो, यहां पर देखिए टू शो क्विक एंड शॉर्ट स्टेटमेंट, बहुत ही जल्दी से बोल देने वाले स्टेटमेंट जो होते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बोलने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, अगर वो स्टेटमेंट इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव के फॉर्म में है तो उनमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर देखिए, इनवाइट योर फ्रेंड टू द पार्टी, अपने दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट कर दो। मैं किसी से बोल रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहां पर रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट हम कौन से सेंटेंस में करते हैं, ऑप्टेटिव में करते हैं। इनवाइट योर फ्रेंड टू द पार्टी, अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट कर दो। अच्छा इनवाइट किनको करना है, योर फ्रेंड्स को, तो यहां पर योर फ्रेंड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का इनवाइट और ये टू द पार्टी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा ये, है ना। आगे चलिए, स्टैंड अप, जैसे कोई मेजर जनरल है और वो अपने सैनिकों को बोले स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अच्छा यहां पर ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर। और मैंने आपको बताया ऑर्डर कौन से सेंटेंस में देते हैं, ऑप्टेटिव में देते हैं। लेकिन सर ऑप्टेटिव में आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों यूज कर लिया, मैंने आपको भी बताया कि जो क्विक स्टेटमेंट होते हैं बहुत जल्दी में बोले जाते हैं, बहुत फास्ट बोले जाते हैं, है ना। क्विक, और अभी देखो यहां पर मैंने बताया ना आपको, ये जो क्विक और शॉर्ट स्टेटमेंट होते हैं, उनमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर लेते हैं। तो यहां पर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें मैंने क्विक तरीके से बोला, शॉर्ट तरीके से बोला, तो इसलिए हमने यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर लिया, समझे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यहां पर देखिए फुल स्टॉप भी यूज कर लेते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज कर लेते हैं। फुल स्टॉप तब यूज करेंगे जब कोई सिंपल सोच समझ के कोई आराम से बात कही जाए तो फुल स्टॉप यूज कर लेना, और अगर शॉर्ट तरीके से, फास्ट तरीके से कोई बात बोल दी जाए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर द टी शॉप, किसी से हम बता रहे हैं कि भैया टी शॉप जो चाय की दुकान है उससे लेफ्ट ले लेना, उससे लेफ्ट की तरफ चले जाना। तो ये किसी से कुछ बात बताई जा रही है, तो टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर द टी शॉप, या किसी को सजेस्ट किया जा रहा है कि भैया ऐसे करके ऐसे चले जाना। सजेशन नहीं दे रहे कि भैया मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में, ऐसे करके ऐसे चले जाना। अब हो सकता है वो ऐसे ना जाए, किसी और रास्ते से चला जाए, तो ये एक तरह का सजेशन है। क्या है, सजेशन है। और सजेशन किस तरह के टाइप का सेंटेंस होता है, ये ऑप्टेटिव है। कौन सा, ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा रखा है, क्योंकि ये सोच समझ के बाद बोली गई है, ये कोई जल्दीबाजी में नहीं बोली गई। आगे देखिए, टर्न अराउंड, घूम जाओ, ये मैंने बहुत जल्दी में बहुत क्विक तरीके से आपको बोल दिया, घूम जाओ। और मैंने यहाँ पर आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया, और अगर मैंने ऑर्डर दिया तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो, और क्योंकि मैंने इसको आपको तुरंत क्विक तरीके से बोल दिया, शॉर्ट तरीके से बोल दिया, इसीलिए मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, समझ गए ना यहाँ तक। अब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भैया कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट कब माना जाएगा, तो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि कंप्लीट सेंस नहीं है उसके अंदर तो भी गलत होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स। देखो अब समझो सिंटेक्स क्या होता है, आप पढ़ते हो ना सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स देखो, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है कि वर्ब के बाद ये आएगा, सब्जेक्ट के बाद ये आएगा, ये ऐसा फॉर्मेट होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम सिंटेक्स बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रामर का जो स्ट्रक्चर हम समझते हैं ना, वो सिंटेक्स के अंदर समझते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, एक तरह का ग्रामर का ही पार्ट है,
और इसमें हम स्ट्रक्चर को डील करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको हम डील करते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं बनना तो गलत होगा, सिंटैक्स सही नहीं है, उसका अरेंजमेंट सही नहीं है तो गलत होगा, या लॉजिकल मीनिंग नहीं है तो भी वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। 3 कंडीशन होती है जिसमें सेंटेंस गलत होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी आंख खोलने वाली स्लाइड है, आंख खोल देगी आपकी कि आपने जो पढ़ा आज तक वो गलत पढ़ा। ये स्लाइड आपकी आंख खोलेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अब तक जो आपने पढ़ा वो सब कुछ कचरा पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर इंग्लिश ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए और ऐसी पढ़ी जानी चाहिए। देखिए व्हाट इज डेफिनिट और इनडेफिनिट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में कि भैया ये डेफिनिट सेंटेंस है, ये इनडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन होता क्या है? कभी जानने की कोशिश की है? कभी सोचा है कि ये होता क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। डेफिनिट और इनडेफिनिट हमेशा कोई सेंटेंस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा उसके मीनिंग पे कि उसका मीनिंग कैसा है। देखिए इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज, अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है किसी भी कंडीशन में तो वो इनडेफिनिट सेंटेंस होगा। क्या होगा? वो कहा जाएगा इनडेफिनिट सेंटेंस। अगर सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है तो वो इनडेफिनिट सेंटेंस होगा, हमेशा याद रखना। और इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज, अगर उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होती तो वो डेफिनिट सेंटेंस होगा। क्या होगा? डेफिनिट। और डेफिनिट का मतलब ही फिक्स होता है, डेफिनिट का मतलब ही जटिल होता है, डेफिनिट का मतलब ही कठोर होता है, डेफिनिट का मतलब ही फिक्स होना अपनी जगह पर, बदलना नहीं, मतलब चेंज ना हो जिसमें कुछ, वो डेफिनिट होता है। और इनडेफिनिट जिसका कुछ पता नहीं कब बदल जाए, इनडेफिनिट जैसे कि आपके वो जो है वो इनडेफिनिट है, पता नहीं कब बदल जाएंगे, है ना। राइट ऑप्शन मिलते ही टाटा बाय बाय। ये गलत साइन हो गया ना, ठीक है इसको हम एडिट कर देंगे। कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी, हम कोई भगवान थोड़ी ना। तो लेकिन ये ठीक है अभी तो आ जाइए वापस क्लास में आ जाइए। तो डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट वो होता है जो कभी चेंज ना हो, और इनडेफिनेट वो होता है जो चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि भैया अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है किसी भी सेंस में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तो उसको इनडेफिनिट सेंटेंस बोलेंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, जो जैसा वो आज है ऐसे ही हमेशा रहेगा, तो उसको हम डेफिनिट सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, पहले मैं इनडेफिनिट की बात करता हूं या पहले डेफिनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, इसका मतलब है कि भैया ताली एक हाथ से नहीं बजती, झगड़े में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसका मतलब ये है। इट टेक्स 2 लगते हैं टू मेक क्वेरल, झगड़ा करने में, यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसका हिंदी में मतलब ये है। इट टेक्स 2 टू मेक क्वेरल। ये बात हमेशा के लिए सत्य है कि हमेशा झगड़ा जब भी होगा उसमें 2 लोग चाहिए ही चाहिए। अकेला इंसान अपने आप से झगड़ा कैसे करेगा? आज मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, मुंह फुला के बैठ जाओ, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, आज नहीं बात करूंगा मैं खुद से, कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जब भी झगड़ा होगा तो 2 इंसान चाहिए, ये बात हमेशा के लिए सत्य है। तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट, फिक्स है, जटिल है, कठोर है, डेफिनेट है, चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो सेंटेंस होते हैं इट टेक्स 2 टू मेक क्वेरल, ये आपने देखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनका टेंस चेंज नहीं होता है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव में आप देखोगे कि इनके साथ हम छेड़खानी ज्यादा नहीं करते। इसलिए ये होता है क्योंकि ये डेफिनेट होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये जो बात आज कही गई ये हमेशा के लिए सत्य है। यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं कि वो भी चेंज नहीं होते हैं कभी भी। जैसे कि मैं कहता हूं कि जैसे कि भाई दिन होता है रात होती है, तो ये बात सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है, ये कभी भी नहीं खत्म होगी। जैसे कि चांद दिखता है, ये भी सत्य है। तो अब यहां पर कुछ बातें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए सत्य होती है, हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रू होता है, या जो हमेशा के लिए डेफिनेट होती है उनको हम डेफिनेट सेंटेंस में डाल देते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो होती है वो सबसे बेहतर नीति है। क्या ये बात आज सच है या कल झूठ हो जाएगी? नहीं ना, ये आज भी सच है, कल भी सच होगी, परसों भी सच होगी, जिंदगी भर सच होगी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस ऐसी वर्ब्स जो होती है इनको हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। और प्रोवर्ब्स जो होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है, उनका कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम इनडेफिनेट सेंटेंस की बात करें, अब यहां पर देखिए, अब मैं आपके दिमाग के साथ खेलने वाला हूं। अब ये जो चीज मैं आपसे कहने वाला ना, यहां पर देखिए, आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था। इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए क्या इसका एक मीनिंग है या 2 मीनिंग है? क्या मैं उससे मिलने गया या नहीं गया? देखो सेंटेंस देख के तो बच्चे यही बोलेगा कि इसमें तो लिखा है आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था। लेकिन मैं आपका दिमाग हिलाने वाला हूं इस सेंटेंस में, आपका दिमाग हिलाऊंगा। देखो अगर मैं इस सेंटेंस को यहां से उठा के यहां रख दूं, देखो देखो
देखो अब क्या हुआ, आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, आई मीट हिम बिकॉज आई वॉन्ट माई मनी बैक। मैं उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था, मैं उससे इसलिए मिला क्योंकि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए था। वो उससे मिलने गया लेकिन वजह दूसरी थी, बीमारी की वजह से नहीं मिलने गया। इसमें लिखा है कि आई मेट हिम बिकॉज ही आई वॉन्ट माई मनी बैक, मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ उससे। तो अब देखो यहाँ मिला दिया नहीं मिला दिया उसे। अच्छा अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से हटा दूँ, अब पढ़ो जरा इसको, आई डोंट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था। अब वो उससे मिलने नहीं गया, ऐसे तो मिला नहीं वो उससे क्योंकि वो बीमार था। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ला के खड़ा कर देता हूँ, आई डोंट, इसका पूरा मतलब चेंज हो गया कि आई डोंट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे मिला नहीं क्योंकि वो बीमार था, मैं उससे इसलिए मिला क्योंकि आई मेट हिम बिकॉज आई वॉन्ट माई मनी बैक, क्योंकि मैं उससे पैसा वापस चाहिए मेरे को। तो वो उससे मिला जरूर लेकिन उसका वजह दूसरी थी। अच्छा भैया आपने देख लिया कि ये तो सर ने दिमाग हिला दिया, ये तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दिया। यानी कि इस वाले सेंटेंस का जो मीनिंग है आई डिड नॉट मीट हिम, ये वाला सेंटेंस का मीनिंग आप मुझे बताओ फिक्स है या फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। जैसे ही दूसरी लाइन लिखेंगे बदल जाएगा मीनिंग, यानी कि इसका मीनिंग इनडेफिनिट है। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। और अगर मीनिंग किसी सेंटेंस का चेंज हो जाता है किसी भी कंडीशन में, आगे कुछ लिखने से या पीछे कुछ लिखने से, तो वो सेंटेंस इनडेफिनिट होता है। वो क्या होता है? इनडेफिनिट। समझे ना इनडेफिनिट क्या होता है? अच्छा भैया अब हम इस वाले सेंटेंस को इसके आगे लगा के रख के देख लेते हैं कि भैया अब बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जरा, अब मुझे बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया। आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, ही इज ए पेशेंट ऑफ कोविड-19, मैं उससे नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था, वो कोविड-19 का पेशेंट था। अब वो उससे नहीं मिला। जैसे ही मैंने सेंटेंस आगे वाला बदला तो वो अगले जो पहला सेंटेंस था उसका मीनिंग चेंज हो गया कि मैं उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कोविड-19 का बीमार था। इस बार उसको वो नहीं मिला उससे। लेकिन अगर मैं वापस से इसी को रख दूं तो हमने उसे मिला दिया उससे कि मैं उससे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था, मैं उससे इसलिए मिला क्योंकि मुझे उससे पैसा चाहिए। यहाँ पे वो मिल गया उससे। तो कभी भी देख लेना, अब रट के मत बैठ जाना कि कौन सा सेंटेंस डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है। ये देख लेना कि उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है या नहीं, उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा या नहीं किसी भी कंडीशन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? देखो संदर्भ होता है। किसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। जब मैंने देखो कॉन्टेक्स्ट कैसे बदला, अगर मैं इस वाले सेंटेंस को यहाँ पर ला के रखूँ, यहाँ पर ला के रखूँ तो कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। और अगर इसको हटा करके मैं ये वाला सेंटेंस रखूँ यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कोई प्लेस, पोजीशन, कंडीशन, पर्सन, ये चीज़ें जब बदल जाती है तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि भैया मैं उससे मिलने नहीं गया, मैं बोलता हूँ आई डिडंट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे इसलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो बीमार था। अब ये एक सेंटेंस है। फिर मैंने कहा मैं उससे इसलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो बीमार था, मैं इसलिए मिलने गया क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बदल गया, संदर्भ बदल गया, सिचुएशन बदल गई, पर्सन का थॉट प्रोसेस बदल गया, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। फिर मैं बदलता हूँ सेंटेंस को कि मैं उस व्यक्ति से इसलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो बीमार था, मैं इसलिए नहीं मिलने गया क्योंकि वो कोविड-19 का पेशेंट था। अब उससे नहीं मिला, संदर्भ बदल गया। सेंटेंस सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है हर बार। तो ये कॉन्टेक्स्ट को भी समझो, सेंटेंस बिना कॉन्टेक्स्ट के अधूरा होता है। तो हमने देखा कि डेफिनेट क्या होता है, जो कभी चेंज ना हो, और इनडेफिनेट वो सेंटेंस होता है जो चेंज हो जाए किसी भी कंडीशन में। तो हमने ये कहा कि भैया ये जो सेंटेंस है ना ये इनडेफिनेट है, कि इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। तो आज याद रख लेना कि भैया जब भी किसी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाए किसी भी कंडीशन में तो वो इनडेफिनेट होगा, और अगर मीनिंग चेंज ना हो तो वो डेफिनेट होगा। ये आज की क्लास का आज यहाँ पर अंत करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में यहाँ तक बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ यहाँ पर, और मैं बार बार वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए इस तरह की, आपको इंग्लिश सिखाता रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं, बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में मिलके, और ग्रो होते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद दोस्तों।